गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग कॉमर्स एकेडमी के इस क्लास में बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारी बेसिक क्लास 11 की है। कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, अकाउंट क्या है, कॉमर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रेलेवेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इस बुक में, इस कॉमर्स में पढ़नी पड़ेंगी। स्पेशली ये क्लास 11 के उन बच्चों के लिए है जो 10th अभी पास आउट हुए हैं और अभी भी उन्होंने पहली बार कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया है, जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट हैं। उन सारे डाउट को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिक कॉमर्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेरीज कमेंट में शेयर करते रहिए। आपके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे। चलिए, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉमर्स। और सर, कॉमर्स एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक केवल सुना है, पहली बार हम इसको पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी टीचिंग वैकेंसी या गवर्नमेंट वैकेंसी, जैसे अभी यूपीपीसीएल में अकाउंट की वैकेंसी, अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं तो आपका बेसिक पार्ट कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के वो सारे बच्चे जिन्होंने 11th में हमें ज्वाइन नहीं किया था, डायरेक्ट 12th में ज्वाइन किया है, या किसी भी बच्चे को जिनको लगता है कि मेरा बेसिक अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, जनरल एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे बनते हैं, कौन कौन से बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर आप जरूर कंप्लीट लेक्चर देखें, आपको बेसिक कॉमर्स की समझ, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। चलिए, कॉमर्स को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पार्ट हमें आपको बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। सर, बिजनेस के बारे में तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुना ही है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस में हम लोग किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सर, बिजनेस इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी रन बाय अ पर्सन टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है। उन सारे एक्टिविटीज को रन करने में, उन सारे एक्टिविटी को ऑपरेट करने में बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टडी जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसी को हम कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बिजनेस भी कवर हो जाता है। बिजनेस को ऑपरेट करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण, उन समस्याओं का सॉल्यूशन हमें कहाँ पे मिलता है? कॉमर्स में मिलता है। तो कॉमर्स जो है हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड उसकी अकाउंटिंग, उसके डेवलपमेंट की बात, उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात, यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी स्टडी जहां पर हम पढ़ते हैं उसी को हम कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स में हम आपको बिजनेस से रिलेटेड बातें बता रहे हैं। उसके पहले हम आपको एक M5 थियरी बताना चाहेंगे। M5 थियरी क्या होती है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और M5 थियरी के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो M5 थियरी क्या होती है? M5 थियरी में यह कहा गया कि सर, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उन 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो 5 एलिमेंट्स कौन है जिनके बिना कोई बिजनेस रन नहीं हो सकता, उनके बारे में हम लोग आज की डेट में पढ़ने चल रहे हैं। तो M5 थियरी जिन्हें हम बोलते हैं, तो M5 थियरी में पहला M जो है उसको हम बोलेंगे M1 फॉर है मैन, और सेकेंड है हमारा M2 जिसको हम बोलेंगे मनी। थर्ड हमारा क्या है? M3 का मतलब हम यहां पर बोलेंगे मटेरियल, और मटेरियल के बाद M4 को हम लोग बोलते हैं क्या? मशीन। और मशीन के बाद M5 में हमें मिलता है क्या? मेथड। कुछ लोग M6 थियरी की भी बात करते हैं जिसमें M6 में
वो बात करते हैं मार्केट की, कि सर मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मार्केट के बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये 5 कंपोनेंट क्या है, इनका बिजनेस में क्या रोल है। बिजनेस 2 तरीके के होते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे या तो आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करोगे। सर ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में डिफरेंस क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में हम अपने कस्टमर को सर्विस देंगे और सर्विस देने के बदले में हम प्रॉफिट कमाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम बैंकिंग सर्विस कहते हैं, तो बैंक का काम क्या है सर? सर्विस प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को। इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस प्रोवाइडर जो बिजनेस होते हैं उन्हें बड़े प्लांट की आवश्यकता नहीं होती, उनको फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती, वो केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस के बदले में अपने कस्टमर से प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके सर, यानी बिजनेस के 2 पार्ट हो गए, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे या तो हम मार्केट में सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चाहे हम करें चाहे हम सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करें, दोनों बिजनेस का केवल एक सिंगल पर्पज है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस आपका बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आपका बिजनेस मार्केट में रन नहीं हो पाएगा। ओके सर, इसका मतलब सर आपने बिजनेस की 2 वैरायटी पढ़ाई, एक आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक आपने बताया सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में सर हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, बदले में हम प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सर वो कौन सा प्रोसेस होता है सर? तो उस प्रोसेस का नाम है कि सर सबसे पहले हमें मार्केट में जाना पड़ता है और मार्केट से हमें परचेज करना पड़ता है रॉ मटेरियल। आप देखें कि एक मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को सेल करने के पहले क्या क्या करना पड़ता है। सर अगर आप मार्केट में कोई एज अ मैन्युफैक्चरर बिजनेस अगर आप इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब यह है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सर एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करके लाना पड़ेगा। सर रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसकी हेल्प से हम फिनिश्ड गुड्स यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल हम मार्केट से परचेज करके लाएंगे। रॉ मटेरियल के साथ साथ हम मार्केट से लेबर हायर करेंगे, हमें लेबर भी मार्केट में चाहिए होगा। पहली बार हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, हम मार्केट से क्या क्या चीजें लाएंगे, कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोसेस हम आपको सिखा रहे हैं। तो सर मटेरियल होना चाहिए, कैसा मटेरियल? रॉ मटेरियल। हमारे पास कौन होना चाहिए सर? लेबर होना चाहिए। और लेबर के साथ साथ आज की डेट में, इस टेक्नोलॉजी की डेट में हमारे पास मशीन होना चाहिए। सर मशीन का काम क्या है? मशीन ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है, स्पीड ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, प्योरिटी मशीन में ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मशीन के थ्रू ज़्यादा अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छी चीज़ ये टाइम टेकन नहीं होती है। तो ये मशीन की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी अगर हम इंसान से काम करवाएं वो काम हो सकता है कि 10 दिन में हो, लेकिन अगर वो हम मशीन से काम करें तो हो सकता है 1 दिन के अंदर ही उतने प्रोडक्ट हम बना ले जाएं। तो इसलिए मशीन को हम लोग प्रेफर करते हैं। मशीन होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। मशीन के साथ साथ हमारे पास उस मशीन को यूज करने का मेथड भी होना चाहिए, और जब मेथड हमारे पास होगा तो हम मेथड के थ्रू अपने मशीन में रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा के हम प्रोसेस कराएंगे, और जब प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस करके जो बन के निकलेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा फिनिश्ड गुड्स, या उसी को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। और ये फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो फिट फॉर मार्केट फिट फॉर मार्केट होता है, यानी जो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो चुका है, उसी को हम लोग फिट फॉर द मार्केट कहते हैं। ओके सर, तो फिनिश्ड गुड्स हमारा बन के तैयार होगा, लेकिन फिनिश्ड गुड्स के बनने का एक प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? तो सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल चाहिए आपको, लेबर आपको चाहिए, मशीन आपको चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए, फिर आप लेबर की हेल्प से अपने रॉ मटेरियल को मशीन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और फिर उसका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होकर आपके पास क्या बनकर निकलेगा? फिनिश्ड गुड्स बनकर निकलेगा। इसी फिनिश्ड गुड्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं सर? इसी फिनिश्ड गुड्स को हम लोग बोल सकते हैं कि यही हमारे बिजनेस का फाइनल गुड्स कहलाएगा,
यानी फाइनल प्रोडक्ट भी कहलाएगा। और इसी फाइनल प्रोडक्ट को एक मैन्युफैक्चरर मार्केट में क्या करता है, कहते हैं सर इस फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर मार्केट में सेल करता है और सेल करके क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। ओके सर, इसका मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैसे गुजरना पड़ता है कि रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, साथ में उस मेथड के थ्रू, लेबर के थ्रू मेथड अप्लाई करके मशीन में उस रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग करवाना चाहिए। और प्रोसेस होने के बाद जो बनकर निकलता है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट को जब मार्केट में हम सेल करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमने आपसे ये बताया कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास दो तरीके के बिजनेस मार्केट में होते हैं। कौन कौन से बिजनेस होते हैं? पहले तो सर बिजनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बिजनेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। फिर हमने आपसे बताया कि बिजनेस मार्केट में आपको दो तरीके के मिलेंगे, या तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मिलेगा, या तो आपको कैसा बिजनेस मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेगा और प्रोडक्ट को सेल करने के बदले में क्या कमाएगा सर, प्रोडक्ट को सेल करने के बदले में प्रॉफिट कमाएगा। राइट सर। और अगर हम सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस की बात करें तो ये अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विस, और सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में ये क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट। यानी बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जब भी आप मार्केट में बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आपका बिजनेस इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या तो आप क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होते हैं। आप दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, आपको इन्हीं दोनों कैटेगरी के अंदर वो बिजनेस मिलेगा। बिजनेस का ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होता है। मार्केट में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट के बिना काम करता हो। यानी प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट, बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्ट या प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो बिजनेस का है वो क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और कैसा बिजनेस हुआ, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। तो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में ज्यादा आपको काम नहीं करना होता है, आपकी सर्विस जो होती है वही आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और बदले में आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सर? सर आपके पास फिनिश गुड्स के लिए पहले तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए। फिर आप लेबर से मशीन में अपने रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवा कर प्रोसेस करवाएंगे, फिर जो बनकर निकलेगा उसको हम फिनिश गुड्स कहेंगे और फिर उसी को हम फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके मैन्युफैक्चरर क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब सर ये दो तरीके के बिजनेस हो गए और इनके प्रॉफिट अर्न करने का तरीका भी हम सभी को क्लियर हो गया। अब मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा था कंसेप्ट ऑफ 5M कि बिजनेस के ये 5M कौन कौन से होते हैं। सर पहले 5M में अगर आप देखें तो आपको क्या क्या मिला, 5M में आपके पास है मैन, और दूसरा क्या है, मनी, तीसरा क्या है, मटेरियल, चौथा क्या है, मशीन, और लास्ट क्या है आपका, फिफ्थ क्या है, मेथड। M6 थियरी की भी बातें कुछ लोग करते हैं और उनका कहना है कि M6 थियरी में मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम 5M5 की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल आपके लिए होने वाला है। कॉमर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि पहली बार आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस के टाइप्स क्या हैं, बिजनेस में कॉमर्स का रिलेशन क्या है, इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, ये सारी बातें आपको पहले लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए सर, M1 का मतलब है मैन। कहते हैं सर क्या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें मैन ना हो? क्या मैन के बिना कभी कोई बिजनेस पॉसिबल है? सर इम्पॉसिबल। द पर्सन हु थिंक अबाउट द बिजनेस, जिस पर्सन के माइंड में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का आइडिया आता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर का मतलब जिसने मार्केट में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बारे में सबसे पहले सोचा, जिसके दिमाग में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का आइडिया आया, वो प्रमोटर कहलाता है। और प्रमोटर के बिना कभी कोई बिजनेस मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं हो सकता।
यानी पहला कंपोनेंट जो एम है, M1 है, यानी जिसमें हम मेन की बात कर रहे हैं, इसके बिना मार्केट में कभी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इस्टेब्लिश करने की बात करो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस की बात करो, मेन का होना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और टेक्नोलॉजी ने मेन का स्थान ले लिया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी बिना मेन के कभी किसी बिजनेस को रन नहीं कराया जा सकता। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल बिजनेस की बात करूं तो नॉर्मल बिजनेस में मेन के क्या क्या रोल हैं आप देखें। मेन, ओनर मेन होता है, एम्प्लॉय मेन होता है, लेबर मेन होता है, कस्टमर मेन होता है, यानी इंसान ही होते हैं, पर्सन्स होते हैं। तो मेन के बिना किसी बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो M1 का कंपोनेंट 1 कहता है कि अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो पहला कंपोनेंट M1 यानी मेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि बिजनेस अगर चलाना है, कोई भी काम हमें करना है, तो हमारे पास मेन का, मैन पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, सेकेंड बात करते हैं मनी। कहते हैं सर क्या मेन के होने से मार्केट में आप किसी बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस में हम फिनेंशियल एक्टिविटी की बात करते हैं, मॉनेटरी एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी हम उन एक्टिविटीज की बात करते हैं जिनका रिलेशन मनी से होता है। जिन एक्टिविटीज का रिलेशन मनी से नहीं होता है, हम उनकी कोई भी बात अपने बिजनेस में नहीं करते हैं। ओके सर, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि मनी का होना बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। मनी के बिना कभी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। अभी हम आपको कैपिटल की डेफिनेशन बताएंगे। कैपिटल का मतलब सर राजधानी नहीं, कैपिटल का मतलब कॉमर्स के टर्म में कुछ और है। क्या है सर? कैपिटल मींस अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। एक ओनर के द्वारा जो पैसा किसी बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के मोटिव से इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल मनी के फॉर्म में होता है, मॉनेटरी फॉर्म में होता है। तो मनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये पहले भी आपसे कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे के आप मार्केट में कोई बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ओके सर, तो M2 ये कहता है कि अगर M2 यानी मनी आपके पास नहीं होगा तो बिजनेस जैसी किसी भी चीज के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और आप सोच तो ले जाएंगे, मे भी हो सकता है कि इमेजिनेशन आपका काम कर जाए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास मनी ना हो सकता है कि मनी आप अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करें, या आप बैंक से लोन लें, या आप किसी रिलेटिव से लोन लें, लेकिन जो भी लोन आप लेंगे या जो आप खुद से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें मनी ही रोल प्ले करेगा। लोन भी मनी के फॉर्म में होगा, कैपिटल भी मनी के फॉर्म में होगी। तो मनी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। M5 जो थियरी है वो आपको बताती है कि इसका बिजनेस में क्या रिलेवेंस है। क्या इन M5 थियरी के बिना किसी बिजनेस की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। हर एक कंपोनेंट का बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और क्या क्या रोल है वही हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर, तो मनी के बारे में सर क्लियर हो गया। मटेरियल, तीसरा है पॉइंट आपका मटेरियल। यहां पर मटेरियल का एक्चुअली मतलब है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लिखा नहीं है, आपको समझ लेना है, क्योंकि M की सीरीज में है R रॉ मटेरियल लिखने से वो M की सीरीज आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती। तो केवल मटेरियल लिखा है, तो मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट तब तक आप नहीं बना पाओगे जब तक आपके पास क्या नहीं होगा सर? रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम कोई भी FG यानी फिनिश्ड गुड्स यानी फाइनल गुड्स तैयार नहीं कर पाएंगे। ओके सर, इसका मतलब है कि M3 भी हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। M4 मशीन। कहते हैं सर ये तो क्लास 2 की वर्किंग है। किसी छोटे बच्चे से भी अगर आज की डेट में पूछा जाए कि बेटा क्या मशीन के बिना आज की डेट में हम मार्केट में कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है सर। मशीन का हेल्प लिए बगैर अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर के बिना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ऑपरेट नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता। सर रन तो कर ले जाएंगे हम, लेकिन उसको आप अप्रोप्रिएट तरीके से मार्केट में रन आप नहीं करा पाएंगे।
आपके कंपटीटर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे मार्केट में रहते हैं जहां आपके साथ साथ आपका कंपटीटर भी बिजनेस करता है, वो क्वालिटी भी अच्छी देगा, उसकी प्राइस भी कम होगी, और अगर आप केवल मैन पावर से काम करोगे तो आपकी कॉस्ट डे टू डे बढ़ती जाएगी, और जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट डे टू डे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुल मिलाकर आज की डेट में मशीन के बिना कोई भी बिजनेस मार्केट में एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसका मतलब सर M4 कंपोनेंट ये कहता है कि मशीन के बिना किसी बिजनेस के बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो मशीन जैसे कंपोनेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है M5 यानी मेथड। कहते हैं सर मेथड का क्या रोल है? जब तक आपको किसी चीज का मेथड नहीं पता होगा तब तक वो मशीन आपके किसी काम की नहीं होगी। मैं कहता हूं कि आपके घर में स्कूटी है, कार है, या आपके घर में कोई भी व्हीकल है, लेकिन आपको उसको चलाने का मेथड नहीं पता है तो व्हीकल आपके किसी काम का नहीं है। यानी मेथड भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। यानी ये टोटल कितने कंपोनेंट हो गए सर? 5 कंपोनेंट हो गए। मैन हुआ, मनी हुआ, मटेरियल हुआ, मशीन हुआ, मेथड हुआ। ये पांचों कंपोनेंट ये कहते हैं कि अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक कंपोनेंट को स्किप करोगे, हटा दोगे, तो आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से मार्केट में एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको एस्टैब्लिश करने के पहले ये ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस में ये 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 कंपोनेंट आपके बिजनेस में जरूर यूज होने वाले हैं, तो इनका अरेंजमेंट आप पहले से कर लें, या इनके बारे में आप पहले से एक्सपेक्टेशन लगा लें, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से ऑपरेट कर सकें और खूब अच्छा प्रॉफिट कमा सकें और अपने बिजनेस का डे टू डे ग्रोथ कर सकें। तो सर ये 5 कंपोनेंट हमें बिल्कुल क्लियर हो गए कि M5 थ्योरी क्या होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है, ये भी पॉइंट हमने आपको बताया। बिजनेस में हमने आपको बताया कि बिजनेस का मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से की जाती है। सर एक वर्ड है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? तो ट्रेडिंग का मतलब डियर है सेल एंड परचेज, या उसको ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड का मतलब है सेल एंड परचेज। ट्रेडिंग इज पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट होता है। जब हम किसी भी चीज को लोअर रेट पर परचेज करते हैं और मार्केट में हायर रेट पर हम उसको सेल करते हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। ये हमारे लिए ट्रेडिंग कहलाता है, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं कहलाता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस का पार्ट है, और ट्रेडिंग का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप सभी सुनते होंगे कि शेयर और डिबेंचर, मार्केट के शेयर ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग में हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी हम जैसे ही शेयर को लोअर रेट पर मार्केट में मिलता है हम परचेज कर लेते हैं, और जैसे ही रेट हमें हाई मिलता है तो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपने शेयर को हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब सेल एंड परचेज है। लोअर रेट पर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना, हायर रेट पर सेल कर देना, बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कमाना ही ट्रेडिंग कहलाता है। तो आज की डेट में ट्रेडिंग भी है। आप जहां भी रहते हैं, आपके घर के आसपास बहुत सारी दुकान होगी, शॉप होगी, जहां पर आपको फॉर्चून की दुकान पे सब कुछ मिल जाता होगा। वो शुगर भी आपको सेल करता है, मिल्क भी सेल करता है, आप बिस्किट लेने जाते हैं तो बिस्किट भी आपको सेल करता है, मैगी भी सेल करता है। क्या सर वो सब कुछ बनाता भी है? बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है? वो एक रिटेलर है। बिजनेस की चेन हम आपको पढ़ाएंगे, तो उस चेन में आप पढ़ोगे क्या सर? एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है सर होलसेलर, एक होता है सर रिटेलर, और फिर एक होता है हमारा कस्टमर। मैन्युफैक्चरर वो है जिसने प्रोडक्ट बनाया। तो होलसेलर कौन है? जो मैन्युफैक्चरर से छोटे छोटे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान लेकर पहुंचाया, यानी मीडिएटर के तौर पर जो मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर रिटेलर तक पहुंचाता है सर, उसको हम होलसेलर कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर से होलसेल में सामान को परचेज करता है। रिटेलर कौन होता है? जो कस्टमर को डायरेक्टली सामान को सेल करता है सर, उसको हम रिटेलर कहते हैं। और कस्टमर कौन होता है सर? कस्टमर या कंज्यूमर में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कस्टमर का मतलब जो रिटेलर
से, शॉपकीपर से सामान परचेज करता है उसको हम रिटेलर कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब जो सामान को कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट से, किसी भी मार्केट से आपने मेडिसिन परचेज की, तो जो मेडिसिन आपने परचेज की आप कस्टमर हो गए। घर पे जाकर अगर आपने मेडिसिन खुद खा लिया, खुद आपने यूज कर लिया, वो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद आप कंज्यूमर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने मार्केट से मेडिसिन परचेज की और मेडिसिन को आप घर ले गए, आपने किसी पेरेंट, फैमिली मेंबर को आपने दिया, आपके फैमिली मेंबर ने उस मेडिसिन को यूज किया, तो फैमिली मेंबर आपके कंज्यूमर बन जाएंगे और आप क्या बन जाएंगे? कस्टमर। कस्टमर का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। कंज्यूमर का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअली में कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो बिजनेस की चेन थोड़ी सी लंबी है। क्या है सर? एक होलसेलर है, पहले हमारा मैन्युफैक्चरर है, फिर हमारा होलसेलर है, फिर हमारा रिटेलर है, फिर हमारा कस्टमर है। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक हमारा गुड्स रन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पार्ले बिस्किट का नाम आप सभी ने सुना होगा। हाँ सर, सुना भी है, खाया भी है, लेकिन अब हम लोगों की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, तो अब हम लोग पार्ले बिस्किट नहीं खाते हैं, अब हम लोग अच्छा वाला बिस्किट खाते हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर हम तो बिस्किट खाते ही नहीं हैं। क्यों सर? क्योंकि हम लोग तो मैगी, बर्गर और पिज्ज़ा वाले लोग हैं। बिस्किट जैसी छोटी चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं। बचपन में भले ही हम वही खा खा के बड़े हुए हैं, लेकिन अब हमारी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, तो अब बिस्किट में हम लोग थोड़ा भरोसा कम करते हैं। हाँ जी, ऐसे हैं बहुत सारे लोग, आपको ऐसे मिलेंगे भी, हमारे भी साथ लोग ऐसे मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा था पार्ले बिस्किट की। तो पार्ले बिस्किट महाराष्ट्र में बनता है। पार्ले वहां पर एक विलेज का नाम है जिसके नाम पर उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का नाम पार्ले बिस्किट बना। अब महाराष्ट्र में बनने वाले इस बिस्किट को आप देखेंगे तो आपको लखनऊ में, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, यानी हिंदुस्तान के हर कोने में किसी भी शॉपकीपर के पास आप जाएंगे तो आपको पार्ले बिस्किट मिल जाएगा। प्राइस आपको वही मिलेगी जो उस पर कोट होती है। तो एक पार्ले बिस्किट आपको, पार्ले गोल्ड आपको मिलता है, एक आपको नॉर्मल पार्ले मिल जाता है, पार्ले बिस्किट आपको मिल जाता है। तो सर बना प्रोडक्ट आपका एक्चुअली में बना कहां पर? सर एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट बना महाराष्ट्र में, लेकिन सेल कहां पे हो रहा है? हिंदुस्तान के हर कोने में। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैन्युफैक्चरर बैठा है महाराष्ट्र में, लेकिन उसका कंज्यूमर ऑल इंडिया में है, तो उसने हेल्प लिया होलसेलर की। जितने भी होलसेलर हैं उसने मैन्युफैक्चरर से सामान उठाया और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर यानी रिटेलर को उसने सामान को सेल किया, फिर रिटेलर ने कस्टमर तक उस सामान को पहुंचाया। तो इस बिजनेस की चेन का हेल्प आपको ये मिलता है कि मैन्युफैक्चरर कहीं भी बैठकर सामान बनाकर अपने कस्टमर तक अपने सामान को पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमारे बिजनेस में इस बिजनेस चेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके सर, तो आज की क्लास में आपने मेरे साथ अभी तक ये देखा कि बिजनेस क्या है। अभी कॉमर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी बात बताई, फिर हमने आपको बिजनेस बताया, बिजनेस का ऑब्जेक्ट बताया, फिर साथ में हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ बिजनेस। दो टाइप के आपके बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। साथ में मैंने आपको बताया कि ये M5 थियरी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी, और 5 कंपोनेंट क्या होते हैं, क्या रोल है इनके बिजनेस में, इसके बारे में भी आपने मेरे साथ देखा। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और बेसिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा हम आपको देते हैं, फिर कॉमर्स के अपने सब्जेक्ट पे आएंगे, ताकि जो 10th पास आउट होकर जब आप 11th में पहली बार कॉमर्स को पढ़ रहे हैं, या आप में से किसी ने जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जब आप मेरी उस स्टोरी को सुनेंगे, उस कहानी को सुनेंगे, तो आपका कॉमर्स का ये बेसिक पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है सर, आइए सुनते हैं। हमने कहा राम और श्याम मिलकर किसी बिजनेस को चलाना चाहते हैं। सर आप शुरू से ही पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, चलिए मैं सोल ट्रेड बिजनेस की बात कर लेता हूं। अभी नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे जब हम बिजनेस का डिवीजन आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको मैन्युफैक्चरर और सर्विस बताया, ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया। जब मेंबर के बेस पे मैं आपको बिजनेस का डिवीजन पढ़ाऊंगा तो मेनली आपको बिजनेस के 3 डिवीजन मिलेंगे। वैसे तो और भी है, लेकिन 3 आपको मेन डिवीजन मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे सर? एक आपको मिलने वाला है सोल ट्रेड बिजनेस। क्या होता है इसके बारे में कुछ अभी बता दीजिए तो हम लोगों को बात ज़्यादा समझ आएगी। दूसरा आपका होता है पार्टनरशिप बिजनेस, चलिए बता भी देते हैं। तीसरा आपका होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें एक आपको और मिल जाएगा क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसमें NPO आते हैं, जिसमें NGO आते हैं, उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो वो भी बातें आपको अभी मिलेंगी। ठीक है सर,
तो हमने आपसे बताया कि मेंबर के बेस पे जो हमारे बिजनेस का डिवीजन है वो कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का। पहला है सोल ट्रेड, जिसको सर हम हिंदी में एकाकी बिजनेस कहते हैं। सर आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी का महत्व तो है, पढ़ते रहिए, समझ आए तो अच्छी बात, नहीं समझ आए तो और अच्छी बात। तो हमने कहा एकाकी बिजनेस, यानी इसको हिंदी में एकाकी व्यवसाय भी कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वीडियो में कल कमेंट्स आ रहे थे, कुछ यूपी बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं। थोड़ा मैं बाइलैंग्वेज लेकर मैं चल रहा हूं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कमेंट में लिखते चलिएगा। मैं प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी में, जैसा भी आप चाहोगे वैसे भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आज की क्लास में थोड़ा बाइलैंग्वेज लेके चलेंगे ताकि आपको बात हमारी समझ में आ जाए। ठीक है सर, तो इसको हम लोग सर एकाकी व्यवसाय, सोल ट्रेड को एकाकी व्यवसाय भी कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को सर हम साझेदारी बिजनेस भी कहते हैं, साझेदारी व्यापार यानी बिजनेस भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साझेदारी व्यापार। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम आज की डेट में संयुक्त स्कंध कंपनी हिंदी में कहा जाता है। वैसे तो सर इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है, हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त स्कंध कंपनी तो हमें चीज़ें थोड़ी सी टफ लग रही हैं। हाँ, अगर प्योर हिंदी की बात करें तो प्योर हिंदी इंग्लिश से भी टफ हो जाता है। प्योर ना आपको पढ़ाया जाता है, ना प्योर आप सुनते हैं, ना प्योर हिंदी आप बोलते हैं, इसलिए प्योर हिंदी आप सभी के लिए टफ हो जाती है। कोई बात नहीं, हम बात कर रहे थे कि मेंबर के बेस पे बिजनेस का अगर हम डिवीजन करें तो कौन कौन से बिजनेस हैं सर। पहला है सोल ट्रेड, दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस और तीसरा हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सर सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में कुछ पहले आप बताइए। सोल ट्रेड बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें एक सिंगल ओनर बिजनेस में काम करता है। एक अकेला पर्सन जब किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है और बिजनेस को रन कराता है और प्रॉफिट कमाता है तो उसी को हम सोल ट्रेड बिजनेस कहते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जो सोल ट्रेड बिजनेस करते हुए आपको नजर आएंगे। सोल ट्रेड बिजनेस की सर प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस हमारी दुनिया में आया, जिसका एग्जिस्टेंस हुआ। सोल ट्रेड बिजनेस की पहली प्रॉब्लम है कि सर साइज ऑफ बिजनेस बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि आप अकेले बिजनेस करोगे तो आपका दायरा बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, आपकी कैपिटल बहुत स्मॉल हो जाती है। कैपिटल स्मॉल है, बिजनेस का साइज स्मॉल है तो प्रॉफिट भी आपका स्मॉल हो जाता है। ठीक है सर, साथ में इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। जैसे भी लॉकडाउन आया तो जितने भी सोल ट्रेड बिजनेस वाले थे वो बेचारे बिल्कुल एकदम से टूट गए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी लायबिलिटी उनके ऊपर आ गई। अगर उनका बिजनेस किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में चल रहा था, जिनका रेंट उनको देना पड़ता है, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज उनके ऊपर बहुत हैवी पड़ते हैं, वो सारे पेमेंट उनको करने पड़े, जबकि बिजनेस पूरी तरीके से मार्च टू सितंबर पूरी तरीके से ठप रहा, उसके बावजूद भी उनको ये फिक्स चार्ज कंटिन्यू पे करना पड़ता था। तो सोल ट्रेड बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब पूरी पूरी लायबिलिटी उसी सिंगल ओनर को बियर करनी पड़ेगी। ओके सर, तो ये कहानी है सोल ट्रेड बिजनेस की। इन सभी प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे यहाँ बिजनेस में एक नया बिजनेस आया, एग्जिस्टेंस में आया। कौन सा? पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब सर क्या है कि बिजनेस में अकेला पर्सन काम नहीं करेगा, मिनिमम 2 लोग काम करेंगे, मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हो, अगर आप फाइनेंशियल बिजनेस करते हो तो आपके मैक्सिमम पार्टनर 20 हो जाएंगे। नॉर्मल बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर आपके होंगे 50। डिटेल में आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे। और अगर आपका बैंकिंग यानी फाइनेंशियल बिजनेस है तो मैक्सिमम पार्टनर आपके हो जाएंगे 20। और मिनिमम पार्टनर की बात करें तो इस बिजनेस में आपके मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2। ये सोल ट्रेड की डिमेरिट्स को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया कि कम से कम 2 लोग होंगे। इसमें क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, रिस्क कंट्रीब्यूट हो जाएगा, साथ में आइडियाज नए मिलेंगे और साथ में इनका साइज ऑफ बिजनेस बड़ा होगा और साथ में इनका प्रॉफिट भी क्या होगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो सोल ट्रेड की जो भी प्रॉब्लम थी उसको एलिमिनेट करने के लिए पार्टनरशिप आया। एक्चुअली में छोटे लेवल पे पार्टनरशिप बहुत सेटल नहीं हो पाती, बहुत सक्सेस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जब 2 अच्छे दिमाग वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो अपने दिमाग का ऐसा यूज करते हैं कि वो यूज कभी कभी मिसयूज में बदल जाता है, फिर डिस्प्यूट अराइज होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप बिजनेस
बिजनेस में भी आती है। जब आप बिजनेस स्टडी में थ्योरेटिकल पार्ट में मेरे साथ आप कवर करेंगे या मैम जब आपको पढ़ाएंगी तो वो आपको डिटेल में बताएंगी कि पार्टनरशिप बिजनेस की भी मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। दीपक तले अंधेरा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कमी ना हो, तो कमियां इन बिजनेस में भी हैं, डिमेरिट्स इन बिजनेस में भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर सबसे बड़ी डिमेरिट ये है पार्टनरशिप बिजनेस में कि कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी में नहीं हो पाता है, डिसीजन बहुत टाइम टेकन हो जाता है। क्यों टाइम टेकन हो जाता है? क्योंकि इसमें पार्टनर एक से ज़्यादा होते हैं, ओनर एक से ज़्यादा होते हैं, तो सभी ओनर का अप्रूवल चाहिए होता है, सभी की कंसेंट चाहिए होती है, और जब तक सभी की सहमति नहीं मिलेगी तब तक आपका वो डिसीजन फाइनल नहीं हो पाएगा। तो पार्टनरशिप में डिसीजन पेंडिंग होने लगते हैं, डिसीजन में टाइम लगने लगता है, डिस्प्यूट होने लगते हैं कि अगर ये पार्टनर काम नहीं करेगा, ये टाइम पर नहीं आएगा तो हम भी टाइम पे नहीं आएंगे, ये प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करेगा तो हम भी प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करेंगे। साथ में कभी कभी होता है कि ये काम मेरा नहीं, ये काम इनका है। अगर उनके बीच में काम करने का मैकेनिज्म अच्छा नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, बहुत जल्दी शट डाउन की सिचुएशन में आ जाता है। ये बहुत सारे डिमेरिट भी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं। सर आज आपने मूड बना लिया है कि केवल आप डिमेरिट बताने वाले हैं, कुछ अच्छी बातें बताइए, क्योंकि 12th और बीकॉम करने के बाद हम लोग भी बिजनेस करने वाले हैं। और सर मेरा मन है कि मैं अपना बिजनेस अपने फ्रेंड के साथ शुरू करूं। मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप अपने बचपन की उस फ्रेंड के साथ अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो 90% चांसेज ये हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा बीच में आता है तो भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाता है। मैंने एक बात आपसे पहले भी कही कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन एक शिक्षक के तौर पे मैं आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दूंगा। यदि आप अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिलेटिव के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी मंगल कामनाएं अभी से आपको हैं। और जो भी हेल्प आपको मेरी चाहिए होगी एज अ पार्ट टाइम, जो भी आपको मुझे चाहिए होगा, कोई डायरेक्शन चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कोई हेल्प चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। सीए फॉर्म से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बिजनेस के रजिस्ट्रेशन से लेके ITR से लेके सारा काम हम लोग करते हैं। तो मंगल कामनाएं हैं कि आप जरूर अपना बिजनेस मार्केट में अपने रिलेटिव के साथ ही स्टैब्लिश करें और वो बिजनेस सक्सेस भी हो और ऊंचाइयों पे पहुंचे और खूब सारा प्रॉफिट कमाएं। हाँ जी सर, आप कहते हैं तो जरूर हम लोग करने वाले हैं। वैसे हमारा मार्केट ना 2 चीजों में बटा हुआ है, जॉब और बिजनेस में। हालांकि ये आज का विषय नहीं है कि मैं इस पे बोलूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हमारा जो युवा है ना, जो यूथ है, वो जॉब के पीछे ज्यादा भागता है। क्यों भागता है? आपने आज तक ना मैं भी एक बुक पढ़ रहा था, IIM के लगभग 25 स्टूडेंट को मैंने पढ़ा, उसमें मैंने ये देखा कि IIM के बंदे जो होते हैं, जो वहाँ से MBA करते हैं, वैसे तो IIM में पहुँचना बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ की मेरिट बहुत हाई जाती है। आप जानते हैं कैट क्वालिफाई करना होता है, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल उनका रिजल्ट जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पहुँचते हैं लोग मेहनत करके। तो IIM के बंदों को मैंने जॉब करते हुए नहीं देखा। तो मैंने जब एक बुक पढ़ी, मैं बुक का नाम अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा। उस बुक में मैंने ये देखा कि बंदों ने कहा कि मैंने MBA किया, मैंने मैनेजमेंट सीखा, तो क्या मैं किसी के अंदर जॉब करने के लिए मैंने सीखा? क्या मुझे 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए की सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? मैं खुद इतना बड़ा बनूं, मेरा खुद का बिजनेस हो कि मेरे अंदर 1000 एम्प्लॉय काम करें और मैं अपने एम्प्लॉय को 1-1 लाख रुपए मंथली सैलरी पे करूं। ये कैपेबिलिटी कहां से आती है? बिजनेस से आती है। बिजनेस और जॉब में डिफरेंस क्या है कि जॉब में बेटा आप लिमिटेड हो जाते हो, जॉब का दायरा आपका लिमिटेड हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर 10 लाख कमाने वाले मंथली एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन ग्रुप डी की नौकरी करने वाले, कांस्टेबल की नौकरी करने वाले, जिसका वेतन 25,000, 30,000, 27,000 है, उसको बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी समाज ऐसा है। और अभी तो जो दूल्हा खरीदने और बेचने की एक प्रथा चल गई है कि लड़की भले ही कुछ जॉब ना करती हो, लेकिन लड़का तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो सरकारी नौकरी की जो वैल्यू बढ़ी है वो आप देख सकते हैं आज की डेट में क्या हाल है कि TGT, PGT या टेट सीटेट में B.Ed करने वालों की संख्या किस तरीके से बढ़ी है। सरकारी नौकरी, प्राथमिक विद्यालय, मुझे समझ नहीं आता है कि PhD किया हुआ बंदा वो प्राथमिक विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहता है, जिसका लेवल हायर एजुकेशन का है, जो BCom, MCom यानी PG के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कैपेबल है, वो
6, 7, 2, 3 के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको आराम है, उसको रिलैक्स है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो अपनी लाइफ को लिमिटेड करना चाहता है, वो अपने सपनों को लिमिटेड करना चाहता है, वो 30,000 25,000 की सैलरी में खुद को सेटिस्फाई महसूस करता है। और यही प्रॉब्लम है कि जो हमारी जॉब क्लास है, जो हमारी सैलरीड क्लास है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो जॉब में ही सीमित हो जाते हैं। ऑप्शन आपका है, फैमिली आपकी है, डिसीजन आपका है। मैं कभी किसी बच्चे को, किसी रिलेटिव को या किसी को भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करें। यदि आपको जॉब पसंद है आप जॉब करें, जॉब में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आपको बिजनेस पसंद है आप बिजनेस करें। अगर आपको जॉब और बिजनेस दोनों पसंद है तो जॉब के साथ साथ बिजनेस करें, लेकिन जो कुछ भी करें खूब मन लगा के करें, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें, ताकि आप जहां भी हो एकदम शिखर पे हो, ऊंचाई पे हो और खूब सारा आपको बेनिफिट वहां से मिले। ओके सर, चलिए, तो मैंने आपको बिजनेस के ये 2 टर्म बताए। तीसरा टर्म है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या है? तो सर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जिसका निर्माण, जिसका कंस्ट्रक्शन, जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा हुआ है। सर पहले तो कंपनी एक्ट 1956 रन करता था, लेकिन आज की डेट में आपका ये अपडेट होकर कंपनी एक्ट 2013 मार्केट में आ गया है। यानी कंपनी एक्ट का इस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 होगा। कंपनी कौन इस्टेब्लिश करेगा, कंपनी के टाइप्स क्या होंगे, कंपनी में मिनिमम मेंबर क्या होंगे, मैक्सिमम मेंबर क्या होंगे, प्राइवेट कंपनी किसे बोला जाएगा, पीबीटी एलटीडी कौन लिख सकता है, पब्लिक कंपनी किसे हम बोलेंगे, मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ने को मिलेगा। जब आप किसी पब्लिक कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल आपको लिखनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी को आपको बताना होता है, आपको आरओसी को ये बताना होता है कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी कंपनी में इस्टेब्लिश करने वाले हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सारी बातें आपको आईटीआर के थ्रू, साथ में आपको अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आरओसी को फाइनल डिटेल देनी होती है। ये सारी डिटेल आप कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ेंगे। वैसे तो बिजनेस में बिजनेस स्टडी क्लास 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहाँ पर आपको कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी इसकी डिटेलिंग सीखेंगे। हम आज की डेट में बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेंबर के बेस पे बिजनेस का डिवीजन सर 3 तरीके से है, या तो सोल ट्रेड बिजनेस होगा, या तो पार्टनरशिप बिजनेस होगा, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा। पार्टनरशिप के डिटेल की बात करें तो पार्टनरशिप की प्रोसीडिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। इसको लीगलाइज किया गया 1932 के अकॉर्डिंग। 1932 का एक्ट ये बताता है कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होगा, पार्टनरशिप डीड का क्या रोल होगा, ये सारी डिटेल आपको पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। क्लास 11th बिजनेस स्टडी में आप पढ़ोगे। क्लास 12th में जब आप पहुंचोगे तो पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, जहां पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की सारी डिटेलिंग आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगी। ओके सर, तो आपने मुझे ये बताया कि ये बिजनेस की 3 वैरायटीज हैं, या तो सोल ट्रेड होगा, या तो पार्टनरशिप होगा, या तो जॉइंट स्टॉक। लेकिन ये ध्यान रखना है ये तीनों बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग होंगे या तो सर्विस प्रोवाइडिंग होंगे। नेचर इनका 2 ही डिवीजन है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो सर्विस। और इनका ऑब्जेक्ट, इनका मोटिव सर क्लियर है कि बिजनेस चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, उसका केवल एक सिंगल मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है सर, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और बताते हैं कि बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है और बिजनेस में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। एक इमेजिनरी फिगर से हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बिजनेस में कनेक्ट करते हैं, जहां से आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, चीज़ें आपको सीखने में आसानी होंगी। मैंने कहा कि राम एक पर्सन है जो मार्केट में किसी एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। वो मेरे पास आता है, कहता है सर आप सीए फाइनलिस्ट हो, आप मेरे को बताओ मैं कौन सा बिजनेस करूं। मान लीजिए राम मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने राम से कहा बेटा आप कोई भी बिजनेस कर लो, आज की डेट में तो हर एक बिजनेस सक्सेस है, बस बिजनेस का आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपका एफर्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो राम को मैंने ऐसे ही सजेस्ट किया आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर लो। राम ने कहा सर बहुत अच्छी बात, आपने मेरे मन की बात के ली, मैं भी रेस्टोरेंट का ही बिजनेस करने वाला था और आपने मुझसे रेस्टोरेंट के
बिजनेस की बात की, हम रेस्टोरेंट का बिजनेस करेंगे। चलो, राम ने रेस्टोरेंट के बिजनेस के बारे में डिसीजन ले लिया। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से है, क्या रेस्टोरेंट के बिजनेस का डिसीजन लेने से क्या राम को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, अभी तो केवल आइडिया आया है और आइडिया से प्रॉफिट नहीं होता है। और अगर आइडिया केवल माइंड में आ जाने से प्रॉफिट होता तो मार्केट में आइडिया आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सर, हम लोग तो सुबह से शाम तक बस आइडिया ही आइडिया हमारे दिमाग में आते रहते हैं और आइडियाज से कभी प्रॉफिट नहीं आएंगे जब तक उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके सर, तो राम को प्रॉफिट रेस्टोरेंट बिजनेस से तब तक नहीं होगा जब तक वो उसके लिए बेसिक चीज़ों को नहीं लाएगा, जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा। तो राम को अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए क्या क्या उसके पास होना चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो राम को स्टैब्लिश होने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कैश यानी प्रॉपर्टी यानी मनी उसके पास होना चाहिए, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, चाहे उसके कैपिटल के फॉर्म में हो। बिना मनी राम मार्केट में बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकता है। राइट सर, मनी के साथ साथ उसके पास प्रॉपर्टीज यानी कुछ एसेट्स होनी चाहिए। कौन कौन सी एसेट्स होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो उसके पास लैंड होना चाहिए, लैंड के साथ साथ उसके पास बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? सर, उसके पास फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? फर्नीचर के साथ साथ सर उसके पास मशीनरी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। हर एक बिजनेस में एसेट सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब कि अगर राम या कोई भी पर्सन मार्केट में बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो एज अ राम या एज अ इंसान या एज अ पर्सन मैन होना यानी मैन के कंपोनेंट को वो कंप्लीट करता है। दूसरी बात हमने आपसे क्या कही? कैश यानी मनी उसके पास होना बहुत जरूरी है। जब तक मनी नहीं होगा, चाहे वो उसका खुद का पैसा हो, चाहे उसने लोन के फॉर्म में लिया हो, लेकिन लेकिन मनी का होना इंपॉर्टेंट है। जब तक मनी नहीं होगी तब तक मार्केट में आपका बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। मनी से वो मार्केट से क्या परचेज करेगा? सर, सबसे पहले वो एसेट्स परचेज करेगा। और एसेट्स में क्या क्या चाहिए उसको? तो मैंने कहा लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एज पर नेचर ऑफ बिजनेस उसको रिक्वायर होंगी। ठीक है सर, फिर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसी मनी से वो हायर करेगा। किसको हायर करेगा? लेबर हायर करेगा। और लेबर के साथ साथ एम्प्लॉई हायर करेगा, क्योंकि अकेले तो काम नहीं कर पाएगा। उसको डायरेक्टर चाहिए होगा, उसको मैनेजर चाहिए होगा, उसको अकाउंटेंट चाहिए होगा, उसको क्लर्क चाहिए होगा, उसको स्वीपर चाहिए होगा, उसको गेट कीपर चाहिए होगा, उसको काउंसलर चाहिए होगा, उसको टेलीकॉलर चाहिए होगा। यानी डिफरेंट ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए। एम्प्लॉय और लेबर में सर डिफरेंस क्या है? लेबर डेली बेस पे काम करता है और एम्प्लॉय आपका मंथली टाइम पे या एनुअली बेस पे काम करता है। आपके एम्प्लॉय और लेबर के बीच का ये डिफरेंस है। और लेबर और एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे और लेबर और एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उसको मनी की ज़रूरत पड़ेगी होगी। और वो मनी लेबर कौन हायर करेगा? राम हायर करेगा। तो राम ने लेबर हायर कर लिया। फिर राम ने हमसे पूछा कि सर, क्या लेबर हायर करने से और प्रॉपर्टी यानी एसेट्स को खरीद लेने से क्या मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? मैंने उससे कहा नहीं, आपको इसके लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सर, आपको उसी पैसे से मार्केट से क्या परचेज करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। फिर लेबर की हेल्प से रॉ मटेरियल को आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। किस में इंट्रोड्यूस करवाओगे? मशीन में इंट्रोड्यूस करवाओगे। और मशीन में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस होगा आपका वो रॉ मटेरियल। प्रोसेस होने के बाद आपके पास क्या बन के निकलेगा? सर, बन के निकलेगा रॉ मटेरियल और बन के निकलेगा आपके पास क्या? फिनिश्ड गुड्स। क्या बन के निकलेगा आपके पास? फिनिश्ड गुड्स आपके पास बन के निकलेगा। उसी फिनिश्ड गुड्स को हम फाइनल गुड्स भी कहते हैं। फिर वो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में क्या करेगा? सर, सेल करेगा। और सेल करने के बाद फिर वो मार्केट से क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। यानी प्रॉफिट कमाना बिजनेस में इतना आसान नहीं है कि आइडिया आया और प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक मार्केट में आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क
नो प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस में रिस्क जितना ज़्यादा होगा आपका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, और अगर आपका रिस्क कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो जिस बिजनेस में आप रिस्क जितना ज़्यादा लेने के लिए तैयार हैं आपका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होने वाला है। और अगर आपके बिजनेस का रिस्क कम है, यानी आपने कैपिटल कम लगाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कम किया, यानी आप रिस्क मार्केट में कम लेना चाहते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सर इसका मतलब है कि मार्केट में राम की तरह कोई भी पर्सन अगर किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा सर? उसको सबसे पहले तो एज अ पर्सन मैन की रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट खुद ही कर देगा, वो पर्सन जिसके माइंड में बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट आएगा। साथ में बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, कैश या मनी। ये कैश मनी बिजनेस में बोली जाती है कैपिटल के नाम से, यानी जो कैश या जो मनी वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए इंट्रोड्यूस करेगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल के लिए वो अपना खुद का पैसा यूज कर सकता है, मार्केट से लोन ले सकता है, रिलेटिव से पैसा ले सकता है, किसी से भी पैसा लेकर आए। जब वो बिजनेस में पैसा लेकर आएगा तो बिजनेस में उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। फिर हमने कहा कि इसी कैश इसी कैपिटल से वो फिर प्रॉपर्टीज एसेट्स खरीदेगा। ऐसा नहीं कि पहले वो सेल परचेज करेगा बाद में प्रॉपर्टी खरीदेगा। भाई पहले आप बिजनेस चलाना चाहते हो तो लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए। बिना इनके आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, और जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। साथ में मैन पावर भी होना इंपॉर्टेंट है। आप अकेले ही पूरे बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाओगे, तो लेबर होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय की कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि डायरेक्टर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, और साथ में आपके पास अकाउंटेंट होना चाहिए, आपके पास काउंसलर होना चाहिए, टेलीकॉलर होना चाहिए। वैरायटी ऑफ एम्प्लॉय होते हैं और डिपेंड ऑन द बिजनेस करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। फिर इनके साथ साथ आप मार्केट से उसी पैसे से क्या परचेज करोगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कहाँ इंट्रोड्यूस करवाओगे, मशीन में। मशीन में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपके पास क्या बन के निकलेगा, FG आएगा, फिनिश गुड्स। और फिर उसी फिनिश गुड को मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करने के बाद क्या कमाएंगे सर, प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा जी सर, इसका मतलब इतने सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे? हाँ जी, आपको इतने प्रोसेस करने पड़ेंगे, और जब तक आप ये प्रोसेस नहीं कीजिएगा तब तक प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए सर, आप कहते हैं तो ये प्रोसेस हम लोग जरूर करेंगे। अब अगली बात करते हैं कि सर थोड़ी बात अकाउंटिंग की बता दीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में बस अकाउंटिंग की बात बताएंगे और अकाउंटिंग के बाद ये लेक्चर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम आपके टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। अभी मैंने आपके टॉपिक को शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको बेसिक बात बता रहा था कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, इसी बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, वही क्लास 11th में मेनली आप पढ़ते हैं। ये बेसिक बात सभी स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली वो सारे बच्चे जो क्लास 10th से पास आउट होकर अभी भी 11th में आए हैं, जो पहली बार कॉमर्स को पढ़ रहे हैं। उनको जब तक यहाँ तक की बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक उन्हें कॉमर्स अच्छे से समझ नहीं आएगा। और अगर आपने बेस आपने अच्छा नहीं किया, बेस आपने क्लियर नहीं किया, तो बेटा फिर आपको बहुत प्रॉब्लम कॉमर्स में आने वाली है। कॉमर्स की जर्नी तो अभी आपने शुरू की है, अभी आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है। उस लंबी दूरी को अच्छे से तय करें, और अच्छे से तय करने के लिए बेस आप जरूर मजबूत करें, और बेस आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। कहते हैं सर प्रॉफिट जो हम अर्न करने की बात कर रहे हैं ना, उस प्रॉफिट के लिए हमको अकाउंटिंग से गुजरना पड़ेगा। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का मतलब है सर रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। जब हम ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक फॉर्म में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो सर उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हालांकि डिटेल अभी डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे, डिफिनेशन में कई सारी बातें हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल टर्म में प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको केवल ऐसे बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ही अकाउंटिंग कहलाता है। सर अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, हम अकाउंटिंग ना करें? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसका आज की डेट में जियो का सिम भी आप लोग यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं रिलायंस की जो आप मार्केट में यूज करते हैं। मैंने कहा अगर रिलायंस एक दिन में करोड़ों मिलियन का ट्रांजैक्शन करती है, और करोड़ों मिलियन का ट्रांजैक्शन क्या वो मेमोराइज कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर उस कैश में भी ट्रांजैक्शन करती है, क्रेडिट में भी करती है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, ये सारी बातें, करोड़ों रुपए के जो ट्रांजैक्शन है इनको मेमोराइज नहीं किया जा सकता। और साथ में अगर आपका कभी अपने कस्टमर के साथ डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि सर कस्टमर ने मेरे साथ
सही नहीं किया, मेरे साथ चीट किया, धोखा किया, तो कोर्ट कहती है क्या आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है तो आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोर्ट भी आपके पक्ष में कोई भी फैसला, कोई जजमेंट नहीं सुनाएगा। तो अकाउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसलिए है कि हम डेटा को मेमोराइज नहीं कर सकते, हमारी मेमोरी इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम एक दिन के करोड़ों ट्रांजैक्शन को एज अ बिजनेसमैन याद कर सके, लर्न कर सके, इम्पॉसिबल है सर। ओके, पॉइंट नंबर 1, इसलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। दूसरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट। हमारा किसी के साथ अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीडिंग और कोर्ट के थ्रू तभी हो पाएगा जब हमारे पास बुक्स होंगी, जब हम उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, जब हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा, तभी उसका हमारे पास सॉल्यूशन, जजमेंट प्रॉपर तरीके से हमें मिल पाएगा। अदरवाइज लॉ, जुडिशरी, कोर्ट हमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके सर। तीसरा, हमने आपसे कहा प्रॉफिट। आप अगर प्रॉफिट अपने बिजनेस का निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है सर? प्रॉफिट ही तो है। हमने बिजनेस क्यों स्टैब्लिश किया सर? प्रॉफिट कमाने के लिए स्टैब्लिश किया। प्रॉफिट नहीं मिला तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं पूरा हो पाएगा। प्रॉफिट तो सर मेन ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन किसी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे होगा सर? किसी बिजनेस का प्रॉफिट हमें तब पता चलेगा जब हम बिजनेस की इनकम में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। यानी अगर हम कहें तो किसी बिजनेस का प्रॉफिट अगर हमें पता करना है तो वो प्रॉफिट हमें तभी पता चलेगा जब हम उस बिजनेस की इनकम में से, उस बिजनेस की आय से, उस बिजनेस के खर्चे को हम माइनस करेंगे। तभी हमें हमारे बिजनेस का, उस बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल पाएगा। तो किसी बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? जब आप अपने बिजनेस के सभी इनकम्स और एक्सपेंडिचर को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे सर? अकाउंटिंग बोलेंगे। उसी रिकॉर्डिंग को क्या बोला जाएगा सर? अकाउंटिंग बोला जाएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक हमें उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चल पाएगा। और वैसे अकाउंटिंग को कहा जाता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की अकाउंटिंग को ही देखकर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। वो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग के बेस पर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अकाउंटिंग का किसी बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है सर। तो अब हम आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं डिटेल में। जब लेक्चर नंबर 2 में हम आएंगे, कल की क्लास में जब आपसे हम मिलेंगे, वहां हम आपको बुक के साथ सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको एक एक पॉइंट डिटेल में क्लियर कराते चलेंगे। आज की डेट में मैं केवल कॉमर्स की बेसिक बात आपके माइंड में मैं डेवलप करना चाह रहा हूं कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इसका रोल क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाए, आज की क्लास में केवल हम लोग यही देख रहे हैं। तो हम बात करें आपसे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर की। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर या हम कहें अकाउंटिंग प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। तो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये है। क्या है देख लें आप हमारे साथ, तो यहां से आपको बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग एक मेमोरेंडम बुक बनाते हैं। हालांकि आज की डेट में ये बहुत कम बनाया जाता है। मेमोरेंडम बुक के बाद हम लोग करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का आपके पास एक ऑप्शन भी है, आप चाहें तो जनरल एंट्री करें, आप चाहें तो सब्सिडरी बुक बना लें। जनरल एंट्री या तो सब्सिडरी बुक। जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक को की हेल्प से हम लोग सेकंड इसके बाद बनाते हैं क्या? लेजर। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? तो सर लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं। क्या है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट है हमारा, क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है हमारा क्या? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस का हमें क्या बताता है सर? वो हमारे बिजनेस का हमें बताता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। यानी हमें हमारे बिजनेस से नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें बिजनेस में
फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस बताएगा, जबकि बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को कभी मर्ज नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हमने आपसे कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आप देख लें। सर एक तो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आपका है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताएगा, जबकि बैलेंस शीट आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने बिजनेस इस्टेब्लिश क्यों किया था। सर बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्ट था प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब पता चलेगा सर? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास इस ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस तभी बन पाएगा जब हमारे पास लेजर होगा। लेजर हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक होगी, और जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक तभी हम बना पाएंगे जब हमारे पास मेमोरेंडम बुक यानी ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शन हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, तभी हम जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक बना पाएंगे। अपनी बुक्स में सिस्टमैटिक फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स के रूल के अकॉर्डिंग, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ल्यूकास पेसियोली ने जिन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम को इवेल्युएट किया, जिन्होंने उसको मार्केट में लाया, इस्टेब्लिश किया, एग्जिस्टेंस में जिनकी वजह से डबल अकाउंटिंग सिस्टम आया, ल्यूकास पेसियोली ने ये सिस्टम लाया डबल अकाउंटिंग सिस्टम का कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट डेबिट होगा, एक पार्ट क्रेडिट होगा। क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली बुक जिसमें सिस्टमैटिक फॉर्म में ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। अगर आपकी फॉर्म स्मॉल होगी, अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल होगा तो वहां पर जनरल एंट्री होगी। फॉर्म का साइज बड़ा होगा तो वहां पर आप सब्सिडरी बुक करते हैं। जहां पर जनरल एंट्री होगी वहां पर सब्सिडरी बुक नहीं बनेगा, जहां पर सब्सिडरी बुक बनेगी वहां पर जनरल एंट्री की एंट्री, वहां पर जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। जनरल एंट्री में हम सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिर उन ट्रांजैक्शन के सिंगल एक एक लेजर बनाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल जो लेजर बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है कि नहीं, यानी जो हमने एंट्री किया, जो हमने लेजर बनाया, वहां से हमारी अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। उस अर्थमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कौन सा? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके दो तीन रीजन और भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी आज की क्लास में। पहला रीजन, जब तक आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं आएगा तब तक आप अपने प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट कहता है कि मार्केट में अगर आपने सर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया है और आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर। किसी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो जब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक सर प्रॉफिट नहीं जाएगा, बोनस नहीं जाएगा, साथ में हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, और साथ में हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता नहीं चलेगा कि हमने जिस बिजनेस को जिस पर्पज से स्टैब्लिश किया है उस पर्पज वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है। ये सारी बातों की जानकारी हमें तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम क्या नहीं बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक का पार्ट कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हम आपकी बुक के साथ बिल्कुल बेसिक से कॉमर्स के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये व्यवहारिक ज्ञान था, प्रैक्टिकल ज्ञान था, जो किसी कॉमर्स के स्टूडेंट को यहां तक की बातें पता होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आपको इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहां तक आप रिवीजन जरूर करें। बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।